बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद व्हाट इज़ डीएनए। डीएनए क्या है? डीएनए और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इज़ हेरिडिटरी मटेरियल, यानी ये हेरिडिटरी मटेरियल है। ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है जो कि नेक्स्ट जनरेशन्स में पास होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में। सबसे पहले अगर हम डीएनए या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड के नाम की अगर बात करें तो ये राइबोज शुगर से बना है जो कि कार्बन नंबर 2 पे डीऑक्सीजनेट हुआ है, यानी कार्बन नंबर 2 पे एक ऑक्सीजन रिमूव हुआ है राइबोज शुगर से। दूसरा ये कि ये न्यूक्लियस में पाया जाता है, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज न्यूक्लिक एसिड। एंड एसिड इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप की वजह से इसका नेचर एसिडिक है, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, अब न्यूक्लिक एसिड्स दो टाइप्स की हैं। एक है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए, और दूसरा न्यूक्लिक एसिड है राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए। इस वीडियो में हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। तो डीएनए क्या करता है? डीएनए सारा इंफॉर्मेशन स्टोर करता है जो कि एक ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, या जितने भी फिजिकल कैरेक्टर्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं, वो सारा इंफॉर्मेशन डीएनए में स्टोर होता है। और ये इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। सो डीएनए क्या करता है? इंफॉर्मेशन स्टोर करता है और पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है। अब डीएनए कहाँ पे पाया जाता है? सेल में डीएनए मोस्टली न्यूक्लियस में पाया जाता है, यानी सारा जितना भी जीनोमिक डीएनए है वो न्यूक्लियस में पाया जाता है। कुछ डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द डीएनए न्यूक्लियस में होता है। 1869 में एक जर्मन बायोकेमिस्ट फ्रीडरिक मीस्कर ने डीएनए को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया, और 1953 में जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक और मॉरिस वेल्किंस ने डीएनए के स्ट्रक्चर के मुताबिक एक मॉडल प्रपोज किया जिसे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल ऑफ डीएनए कहते हैं। और ये मॉडल वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, और इस मॉडल के बेस पे इन तीन साइंटिस्ट्स को 1962 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। इस मॉडल के मुताबिक डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स से बना है। देयर आर टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स दैट वाइंड अराउंड वन अनदर इन द फॉर्म ऑफ अ डबल हेलिक्स, यानी दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना है डीएनए, और दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से स्प्रिंग की तरह कॉइल्ड हुए हैं। और दोनों स्ट्रैंड्स जो है वो शुगर फॉस्फेट बैकबोन से बने हैं, और दोनों स्ट्रैंड्स को आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मदद से मिलाया गया है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान है, यानी एडेनिन और थायमिन के दरमियान, और साइटोसिन और ग्वानिन के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड से ये दोनों स्ट्रैंड्स आपस में मिले हुए हैं। इन दोनों स्ट्रैंड्स का डायमीटर है राउंड अबाउट 2 नैनोमीटर, और दो बेसिस के दरमियान, बेस पेयर्स के दरमियान या दो न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 0.34 नैनोमीटर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, हेलिकल स्ट्रक्चर, इनमें मेजर और माइनर ग्रूव्स आते हैं। ये है माइनर ग्रूव, और इस साइड पे ये जो बड़ा ग्रूव नज़र आ रहा है ये है मेजर ग्रूव। तो दो कंसेक्यूटिव मेजर या माइनर ग्रूव्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 3.4 नैनोमीटर। अब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स जो है वो छोटे छोटे यूनिट्स से बने हैं। ईच स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज मेड ऑफ यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स, यानी डीएनए का बिल्डिंग ब्लॉक है, डीएनए का यूनिट है न्यूक्लियोटाइड। और हर न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट्स हैं। ईच न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड ऑफ a pentose sugar, ribose sugar, a phosphate group or phosphoric acid and a nitrogenous base। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। इसमें ये वाला जो पार्ट है ये है पेंटोज शुगर या राइबोज शुगर, दिस इज अ 5 कार्बन शुगर। न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर में नाइट्रोजनस बेस कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच होता है,
ये है एडेनिन नाइट्रोजनस बेस कार्बन नंबर 1 के साथ। जितने भी नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच होते हैं। और कार्बन नंबर 5 के साथ, ये है कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 5 के साथ फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरिक एसिड अटैच होता है। तो ये एक कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। अब जिस तरह हमारे पास डीएनए में 4 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन, उसी बेस पे हमारे पास होते हैं 4 न्यूक्लियोटाइड्स। यानी जो भी नाइट्रोजनस बेस राइबोज शुगर के कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच होता है वही न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। यानी अगर एडेनिन अटैच है तो एडेनिन न्यूक्लियोटाइड बन जाता है, थायमिन अटैच है तो थायमिन, एंड इसी तरह ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड। अब हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस दो टाइप्स के हैं। दो टाइप्स के नाइट्रोजनस बेसिस, एक है प्यूरेंस जो कि डबल रिंग स्ट्रक्चर्स हैं। डबल रिंग स्ट्रक्चर्स में एक 6 कार्बन रिंग होता है। इस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये है एडेनिन जो कि प्यूरेन है। ये वाला रिंग 6 कार्बन रिंग है और ये दूसरा जो रिंग अटैच है ये वाला रिंग, ये 5 कार्बन रिंग है। तो प्यूरिन्स ये लार्जर मॉलिक्यूल से डबल रिंग से बने हैं और प्यूरिन्स में आते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन। ये देख सकते हैं आप, एडेनिन एंड ग्वानिन ये दोनों प्यूरिन्स हैं। और पैरामिडिन्स जो है ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सिर्फ 6 कार्बन रिंग्स से बने हैं। ये आप लोग देख सकते हैं पैरामिडिन्स, थायमिन एंड साइटोसिन। थायमिन और साइटोसिन पैरामिडिन्स हैं। इसी तरह आरएनए में थायमिन की जगह एक दूसरा नाइट्रोजनस बेस लगता है जिसे यूरेसिल कहते हैं। यानी आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल लगता है। अब बाइंडिंग जब होती है तो प्यूरिन्स की पैरामिडिन के साथ बाइंडिंग होती है। यानी एडेनिन जब भी बाइंड बनाता है तो ये थायमिन के साथ बाइंड बनाता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और साइटोसिन और ग्वानिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि एडेनिन न्यूक्लियोटाइड हमेशा थायमिन न्यूक्लियोटाइड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है और ये थायमिन और एडेनिन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। इस डायग्राम में आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि एडेनिन और थायमिन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं और साइटोसिन और ग्वानिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, जो ग्वानिन और साइटोसिन के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स है ये रिलेटिवली डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। वैसे हाइड्रोजन बॉन्ड, इंडिविजुअल हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत वीक होता है, लेकिन क्योंकि सारे नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान 2 या 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं तो ये बल्क ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स ये दोनों स्ट्रैंड्स को एक साथ रखता है, ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स के अलावा डीएनए स्ट्रैंड्स में एक और तरह का लिंकेज होता है जिसे कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड या फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। Phosphodiester linkage is a covalent interaction between two nucleotides within the same strand। यानी एक स्ट्रैंड में दो न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में अटैच करने के लिए, बाइंड रखने के लिए जो लिंकेज है, जो बॉन्ड यूज होता है वो है फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज या फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एक न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 5 को अगले न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 3 के साथ कनेक्ट करता है। इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि कैसे एक न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 3 दूसरे न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच है। ये एक न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 3 है और ये है अगले न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 5। वैसे कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, तो ये फॉस्फेट ग्रुप जो कि इस न्यूक्लियोटाइड का है ये अगले न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 3 के साथ अटैच होता है और इस फॉस्फेट ग्रुप के दोनों साइड्स पे ईस्टर बॉन्ड बनते हैं। तो इसी तरह इस लिंकेज को कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड या फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। और ये लिंकेज या ये बॉन्ड एक ही स्ट्रैंड के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में बाइंड करता है। नाउ इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, the two strands of DNA run in anti-parallel direction. Anti-parallel direction or orientation means that the 5 end of one strand is parallel with the 3 end of the next strand or the other strand। यानी दोनों strands के 5 end एक तरफ नहीं है, एक strand का 5 end दूसरे strand के 3 end के साथ
अटैच है या पैरेलल है। ये ओरिएंटेशन क्यों है? सबसे पहले तो 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। 5 प्राइम एंड का मतलब ये है कि इस स्ट्रैंड का कार्बन नंबर 5 फ्री है, अगले न्यूक्लियोटाइड के साथ ये अटैच नहीं है। ऑल्दो फॉस्फेट ग्रुप इसके साथ अटैच है, लेकिन फॉस्फेट ग्रुप इस न्यूक्लियोटाइड का हिस्सा है, अगला न्यूक्लियोटाइड अटैच नहीं हुआ इसके साथ। तो मतलब ये कि 5 कार्बन यहाँ पे फ्री है, तो इसको हम डीएनए का 5 प्राइम एंड कहते हैं। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है, ये हम कह सकते हैं कि ये इस स्ट्रैंड का पहला न्यूक्लियोटाइड है। तो इस न्यूक्लियोटाइड के साथ पीछे कोई और न्यूक्लियोटाइड अटैच नहीं है। इस डायरेक्शन में तो न्यूक्लियोटाइड्स अटैच हैं, लेकिन इस न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 3 के साथ यहाँ पे कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड नहीं है, और कार्बन नंबर 3 यहाँ पे अनऑक्युपाइड है, फ्री है। तो इसी वजह से इस एंड को हम कहते हैं 3 प्राइम एंड। अब ये दोनों एंड्स डीएनए के एंटी पैरेलल डायरेक्शन में क्यों बनते हैं, यानी दोनों यहाँ पे 5 प्राइम एंड क्यों नहीं है या 3 प्राइम एंड क्यों एक तरफ नहीं है? इसकी वजह है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों स्ट्रैंड्स के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पे एडेनिन और थायमिन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, थायमिन एडेनिन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और साइटोसिन गुआनिन के दरमियान यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने हैं। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स तभी पॉसिबल है कि ये दोनों स्ट्रैंड्स के नाइट्रोजनस बेसिस इस डीएनए डबल हेलिक्स के सेंटर की तरफ फेस करते हों। ठीक है, अगर ये पैरेलल अरेंज्ड होते हैं दोनों स्ट्रैंड्स, तो इस स्ट्रैंड का जो नाइट्रोजनस बेस है, लेट्स से इस न्यूक्लियोटाइड की हम बात करते हैं, इस न्यूक्लियोटाइड को अगर हम इसी तरह क्लॉकवाइज रोटेट करें और पैरेलल डायरेक्शन में इसको अरेंज करें, तो इसका नाइट्रोजनस बेस ये थायमिन इस साइड पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा थायमिन। तो अगर थायमिन यहाँ पे आ गया इस तरह, इसके साथ जो नाइट्रोजनस बेस है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा, एंड सारे नाइट्रोजनस बेसिस दे विल फेस अवे फ्रॉम द अदर स्ट्रैंड। तो इन दोनों नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनना पॉसिबल नहीं था। इसी वजह से डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल अरेंज्ड हैं, यानी एक 5 से 3 प्राइम डायरेक्शन की तरफ बनता है, तो दूसरा इसके अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। इस एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन ऑफ 2 डीएनए स्ट्रैंड्स is because of hydrogen bonding. So this was all about structure of DNA. I hope वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप लोगों तक मिलती रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।